क्या रीजंस थे इसके आने के। ओके, हमारे पास क्राइसिस हो गई थी कि हम डेट नहीं पे कर पा रहे थे। डेट मतलब उधारी, जितनी भी हमने उधारी ली थी वो हम पे नहीं कर पा रहे थे दूसरी कंट्रीज़ को, ये क्राइसिस आ गए थे। एक क्राइसिस ये हो गया था कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे पास अमाउंट नहीं बचा था किसी भी प्रकार का। सो ये सारे क्राइसिस हैं। अब रीजंस क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या क्या रीजंस थे या क्या क्या कॉजेज़ थे कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो 1991 में जो क्राइसिस हुआ है वो क्यों हुआ था। सबसे फर्स्ट रीज़न तो था यही कि भाई जो करंट अमाउंट डेफिसिट, यहाँ पे करंट अमाउंट डेफिसिट, डेफिसिट वर्ड का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना किसी चीज़ की। डेफिसिट मतलब कम हो जाना, टू स्मॉल। यहाँ पे करंट अमाउंट डेफिसिट मतलब मनी का जो फ्लो है हमारी कंट्री में वो कम हो गया था, डेफिसिट हो गया था। एंड हाई फिस्कल डेफिसिट, अब फिस्कल मीन्स कि भाई जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं या जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा हाई हो गए थे और उस वजह से टैक्सेस और रेवेन्यूज़ की कमी आ गई थी हमारी कंट्री में। इस वजह से हमने ये जो क्राइसिस है इसको फेस किया। अब ये जो क्राइसिस है वो एक दिन या 2 दिन में नहीं हुई, ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, लेकिन उस टाइम पर हमने इतना ध्यान इन चीज़ों पे नहीं दिया। लेकिन जब 1991 जून में हमारे सर पे आ गई कि भाई अब तो बिल्कुल पैसा ही नहीं बचा है हमारे पास, उस टाइम पे हमने जो कॉजेज़ हैं उनको देखना शुरू किया कि भाई क्या क्या कॉजेज़ हैं इस सिचुएशन को आने के लिए। फर्स्ट कॉज तो ये था कि भाई डेफिसिट अमाउंट की कमी हो गई थी। फिस्कल डेफिसिट जो भी टैक्सेस होते हैं या जो भी रेवेन्यूज़ हैं उसकी कमी होने लग गई थी हमारी कंट्री में। फर्स्ट था कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज मोर देन द अर्निंग्स, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स थे, जो खर्चे थे गवर्नमेंट के, एक्सपेंडिचर हियर मीन्स जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, हम लोग भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं, हम लोग खर्चे करते हैं, तो वो खर्चे जो गवर्नमेंट के खर्चे थे वो उनकी अर्निंग्स से ज़्यादा थे। अर्निंग्स जो जितना वो कमा रहे हैं उसके कंपेरेटिवली वो खर्च ज़्यादा कर रही थी इंडिया की गवर्नमेंट। और इस वजह से जो हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मतलब जो मैक्सिमम फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट कि भाई जितना टैक्सेस का जितनी भी कमी आ रही है वो 9% से 1981 से ये हमारा 12.7% बढ़ गया था। 9% ऑफ जीडीपी जो है हमारा 1980 से 81 से वो 12.7% जो है जीडीपी का, ये 1990 से 91 तक इतना पहुंच गया था। 9% से 12.7% जो है हमारा जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो था हमारा। अब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको ही बताया, फिस्कल मतलब जो टैक्स और जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं, और डेफिसिट मतलब कमी आना। तो हमारे टैक्सेस में, हमारे रेवेन्यूज़ में कमी आने लग गई थी। इस वजह से हमारा जो जीडीपी का 9% होना चाहिए था फिस्कल डेफिसिट वो 12.7% 1991 तक पहुंच गया। एक तो ये रीज़न था हमारे क्राइसिस का। नेक्स्ट रीज़न था कि भाई जो हमारे इंटरनल डेट थे, इंटरनल डेट मतलब जो हमारे इंटरनली जो हम उधारी लेते थे वो गवर्नमेंट के रेज हो गए, वो बढ़ गई, उनकी उधारी बढ़ गई गवर्नमेंट्स की। जो बैंक्स हैं या फिर जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनके ऊपर उधारी ज़्यादा बढ़ गई गवर्नमेंट की। एंड जो ये हमारा डेट रेशियो है ये कितना हो गया, जो डेट है वो हमारा 35% ऑफ जीडीपी से हमारा पहुंच गया 53% ऑफ जीडीपी बाय द टाइम 1990 से 91 तक। 35 था हमारा 81 में, और उसके बाद विद इन 10 ईयर्स हमारा 53% जो है वो जीडीपी बढ़ गया डेट का। डेट मतलब जो हमारी उधारी थी वो जो उसकी रेट है वो 35% से 53% 1991 में पहुंच गई। तो ये भी एक हमारा क्राइसिस था, रीज़न क्राइसिस होने का। थर्ड रीज़न ये था कि भाई कंट्री में
इम्पोर्टिंग ज़्यादा होने लगी एक्सपोर्टिंग की बजाय। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमको सबको पता है, इम्पोर्ट मीन्स बाहर से सामान लाना एंड एक्सपोर्ट मीन्स बाहर सामान देना। इम्पोर्ट का मतलब होता है परचेज एंड एक्सपोर्ट मीन्स सेल। तो हमारी कंट्री में क्या होने लगा, हम चीज़ें खरीदने ज़्यादा लगे इन कंपैरिजन टू बेचने की बजाय। हमने अपना सामान दूसरी कंट्रीज़ को बेचना कम कर दिया और हम दूसरी कंट्रीज से सामान को खरीदने लग गए। अब जब हमने परचेज़ की है कोई चीज़ तो उसके लिए हमको मनी भी पे करना पड़ेगा, रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो वो जो रुपीज़ थे उसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि हमारी उधारी बढ़ती चली गई, 35 से 53% हो गया। हमारे जो डेफिसिट्स थे वो बढ़ते चले गए और इस वजह से हमारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो रेज होती चली गई। नेक्स्ट हमारा ये रीज़न था, the current amount deficit was triggered by the rise in crude oil prices because of the Gulf War। अब उस टाइम पे आपने एक सुना होगा गल्फ़ वॉर के बारे में। 1991 में एक वॉर हुआ था गल्फ़ वॉर, जो कि इक्रित की जो टेरिटरीज थी उन्होंने कुवैत को ईरानीज़ जो थे उन्होंने कुवैत के ऊपर इन्वेड किया था। इन्वेड मीन्स कि वो कुवैत को लूटने के लिए आए थे उस टाइम पर। हमको पता है कि भाई ईरान उस तरफ कुवैत वगैरह में जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। वहीं से उसकी ज़्यादा ऑयल वहाँ पे मतलब ऑयल्स के कंपनीज वगैरह काफ़ी हैं वहाँ पर। तो उस टाइम पे जब गल्फ़ वॉर चला था तो इंडिया में जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया था, उसका आना जाना कम हो गया। उस वजह से जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल की, जो उनका प्राइस है, जो उसकी रेट है क्रूड ऑयल की, वो ज़्यादा बढ़ गई। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चे तेल जो होता है, इन सब मिट्टी का तेल, ये सब चीज़ों की। इस वजह से भी जो हमारी फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं हमारी कंट्री के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको सबको पता है कि भाई हमारी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना, ये हो जाएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि भाई मनी को हम अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बुरी तरीके से मैसिवली हर्ट हुई, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमारे पास इतना मनी नहीं बचा कि हम उसको डॉलर में ट्रांसफ़र करवा सकें, या फिर जो हमारे रुपीज़ की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर गई। और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया और हम मजबूर हो गए कि भाई हम IMF से, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म है, IMF है जो, उससे हमने उधारी लेना, बोरो करना शुरू किया। हमने उनसे बोरो करना स्टार्ट किया IMF से। अब जून 1991 में इंडिया के पास सिर्फ $1 बिलियन का ही फंड बचा था कि भाई डॉलर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 बिलियन का ही फंड्स बचा था अपने 2 से 3 हफ्ते के पेमेंट्स को देने के लिए। सिर्फ इतना ही पैसा बचा था जून तक आते आते इंडिया के पास कि वो सिर्फ 3 हफ्ते का ही पेमेंट्स कर सकती है, उसके आगे इंडिया के पास कोई पैसा नहीं था। The India did not have enough forex reserves to conduct business with the world। forex reserve means जो foreign exchange reserve थे इंडिया के पास नहीं थे, जिससे कि वो जो दूसरी कंट्रीज़ है उनके साथ किसी भी तरीके का बिजनेस कर सके। जब foreign exchange reserve नहीं रहेंगे, जब हमारे पास मनी नहीं, अमाउंट रुपीज़ नहीं रहेगा, हम उसको डॉलर में या यूरो में कन्वर्ट ही नहीं करवा सकते, तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो हमारे साथ बिज़नेस नहीं करेंगी कि अगर आप हमें पैसा ही नहीं दे सकते तो फिर हम आपके से बिज़नेस क्यों करें। और इन्वेस्टर्स जो थे पुल आउट देयर मनी। इन्वेस्टर्स मतलब कि जो लोग, जो इंडियन लोग जो किसी फॉरेन कंट्री में, दूसरी कंट्री में रह रहे थे, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा था। उस टाइम पे क्राइसिस में उन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए कि भाई हमको अब इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, हम अपने पैसे वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनको ये डर था कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो भी कहीं इस क्राइसिस में उनकी ना वेस्ट हो जाए या डूब ना जाए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इंडिया से जितनी भी इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, वो सारा उन्होंने वापस ले लिया कि भाई आपको, हमको नहीं देना है आपको पैसा।
शॉर्ट टर्म क्रेडिट ड्राइड अप एज एक्सपोर्टर्स वर एप्रीहेंसिव दैट दे वुड नॉट बी पेड। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट मीन्स कि वो उधार जो हम छोटे टाइम के लिए या कम टाइम के लिए किसी को दे सके। क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पे हम लोन दे रहे हैं। क्रेडिट मीन्स लोन, कि हम क्रेडिट पे किसी को पैसा दे रहे हैं। लोन, तो हम क्रेडिट पे किसी को पैसा दे रहे हैं मीन्स लोन दे रहे हैं हम। तो शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब हम कम टाइम पीरियड के लिए, हम 1 महीना 2 महीना या 6 मंथ्स के लिए हम किसी को लोन दे रहे हैं, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया। तो जो फॉरेन जो एक्सपोर्टर्स थे, जो बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग थे, उन्होंने शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स देना भी बंद कर दिया। वो कम टाइम के लिए लोन देना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि भाई इंडिया जो है वो हमारे पैसे नहीं चुकाएगा बाद में, तो इसीलिए वो पैसा आना भी बंद हो गया। तो इस वजह से भी हमारी क्राइसिस और बढ़ने लगी। देयर वर अ मैसिव रेज इन द इन्फ्लेशन रेट्स। अब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई ज़्यादा होने लगी, प्राइसेस हाई होने लगी, हर चीज़ की रेट बढ़ने लगी। बेसिक नेसेसिटी आइटम से लेकर लग्जरी आइटम्स तक हर चीज़ की जो रेट्स हैं वो डे बाय डे बढ़ने लगी। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो हमारे क्राइसिस के 1991 क्राइसिस के रीजंस हैं कि भाई क्यों, क्या हुआ ऐसा जो कि 1991 में हमारे पास सिर्फ 3 वीक्स तक के या फिर 3 डेज़ तक का ही पैसा रह गया था कि भाई नेक्स्ट 3 डेज़ हम सिर्फ पे कर सकते हैं, उसके आगे हमारे पास पे करने के लिए किसी को भी किसी भी टाइप का अमाउंट नहीं है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं हमारे क्राइसिस के। अब इसके बाद ये क्या बता रहा है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहे इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस मतलब कि ये जो पैसे देने का जो डिस्ट्रीब्यूशन था या जितना भी पेमेंट्स देने का बैलेंस नहीं था हमारे पास किसी भी प्रकार का, उसके क्या क्या रीजंस हुए और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा जो कॉमनर्स हैं या फिर जो कंट्री है उन लोगों के ऊपर। फर्स्ट एक इम्पोर्ट्स वर रिस्ट्रिक्टेड। इम्पोर्ट्स जो हैं, जो इम्पोर्ट्स थे, जो परचेजेस थे, वो हमने पूरी तरीके से बंद कर दिए कि अब हम कहीं से भी कुछ भी नहीं खरीदेंगे, सब कुछ क्लोज हो गया। द प्राइस ऑफ फ्यूल्स वर रेज्ड। फ्यूल्स के जो प्राइजेस थे, फ्यूल्स जो था, तेल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें बढ़ गई। उसके जो प्राइसेस थे ये दिन बर दिन बढ़ने लगे, जिससे कि लोग कम फ्यूल्स को यूज़ करें, कम ट्रैवल करें या कम खर्चा करें। नेक्स्ट बैंक रेट्स वर रेज्ड। जो बैंक की रेट्स थी, अगर वो 5% पे लोन दे रहे थे तो वो डायरेक्ट उन्होंने 15% कर दिया रेट बढ़ाकर। या फिर कोई लोगों को तो जो रिच, सो कॉल्ड रिच पीपल्स कहलाते थे हमारी सोसाइटी के उस टाइम पे, उनके लिए 20 to 25 या 28% तक जो है उन्होंने बैंक रेट्स बढ़ा दी कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको इस बैंक रेट के ऊपर आपको लोन लेना पड़ेगा। बैंक रेट्स बढ़ा दी क्योंकि अगर वो लोन देंगे तो हमारे पास रुपीज़ आएंगे इस वजह से। और इतने सारा लोन या इतना सारा इंटरेस्ट देने के लिए जो सो कॉल्ड रिच पीपल थे उनके खुद के पास पैसे नहीं थे, तो वो लोन भी नहीं लेते थे इस वजह से। India has to secure an emergency loan of 2.2 billion from the International Monetary Fund by pledging 67 tons of gold as a collateral security. अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे 2.2 बिलियन का लोन लिया। अपनी जो भी डेट आ रहा है, जो भी उनकी उधारी थी, जितना भी उनका डेट था, उसको पूरा करने के लिए 2.2 बिलियन का लोन लिया। और उस लोन के बदले उन्होंने 67 टन्स का गोल्ड उस IMF को इन्होंने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दिया। कोलैटरल सिक्योरिटी हम सबको पता है, आप लोग भी जब अगर किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से लोन लेते हो तो आप कुछ सिक्योरिटीज़ के रूप में रखते हो। अगर भले वो गोल्ड लोन हो या किसी भी प्रकार का लोन हो तो आप अपना गोल्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखते हो, फिर आपको अमाउंट देता हो। तो यहाँ पे भी इंडिया ने यही किया कि उन्होंने गोल्ड 67 टन का गोल्ड दिया और 2.2 बिलियन का उन्होंने लोन लिया। अब इस वजह से जो गोल्ड है हमारी कंट्री में वो भी कम होने लगा। अब गोल्ड पड़ा ही था, अब वो पड़े गोल्ड रुपीज़ में तो नहीं बदल जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने उनको कोलैटरल सिक्योरिटी दे दिया और हमारा जो गोल्ड का जो है कंट्री में
वो भी चीज़ कम होने लगी। May 1991, India sent 20 tons of gold to the Union Bank of Switzerland, and in July 47 tons of gold were given to the Bank of England to raise $600 million. अब मई 1991 में फिर से, ये तो जून की बात चल रही है अभी, अब मई 1991 में फिर से इंडिया ने 20 टन्स ऑफ गोल्ड है वो स्विट्ज़रलैंड के यूनियन बैंक को दिया। एंड उसके बाद उसने 47 टन जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया क्या लेने के लिए? 600 मिलियंस का लोन लेने के लिए। 600 मिलियंस उनको डॉलर्स में चाहिए थे, 600 मिलियन डॉलर्स उन्होंने लोन लिया, क्या देके? 20 टन्स ऑफ गोल्ड स्विट्ज़रलैंड को देके और 47 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो इंग्लैंड के जो इंटरनेशनल बैंक हैं उनको देकर। सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे हमारी जो क्राइसिस हुई थी उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर पड़े। एक तो जो हमारा गोल्ड है इंडिया में से वो कम हो गया, हमारा डेट बढ़ता चला गया। अब हमने जो ये 2.2 बिलियन और ये 600 मिलियंस लोन लिया था, ये लोन इनको वापस भी देना था। अब ले लिया तो अब वापस कैसे देंगे? उसके लिए हमारे पास कोई मेजर्स नहीं थे, कोई पॉलिसीज़, कोई रिफॉर्म्स हमने तब तक सोचे नहीं थे, हमने बनाए नहीं थे कि अब हमने लोन लिया है, अब इसको हम वापस रीपेमेंट कैसे करेंगे। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने सजेशंस दिए और उन्होंने जो मनमोहन सिंह जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनके साथ मिलकर उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स या फिर उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई। अब एलपीजी पॉलिसीज़ आप सबको पता ही है कि क्या है, आप बता सकते हो मुझे? हाँ नहीं वो तो ठीक है, लिबरलाइजेशन पर वो है क्या? लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? एलपीजी पॉलिसी बनाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, and ग्लोबलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन का मतलब, लिबरल मतलब फ्री, हमने फ्री कर दिया। किसको फ्री कर दिया? हमने जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर हमने लाइसेंस, जितना भी लाइसेंस था वो हमने लगाना बंद कर दिया, हमने उनको फ्री कर दिया कि भाई आप हमारी तरफ से फ्री हो। पहले क्या होता था, 1991 से पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर हम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके ऊपर लाइसेंस लगाती थी। किसी भी प्रकार की आप इंडस्ट्री क्यों ना बना रहे हो, भले वो स्मॉल स्केल हो, वो लार्ज स्केल हो, वो प्राइवेट हो, वो गवर्नमेंट हो, हर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो लाइसेंस मांगती थी कि बिना लाइसेंस आप कुछ भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो लिबरलाइजेशन जब पॉलिसी आई तो उन्होंने ये इंडस्ट्रियल जितने भी लोग थे उन सबको फ्री कर दिया कि अब हम आपसे लाइसेंस नहीं लेंगे, आप बस कुछ फॉर्मेलिटीज़, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आप वो इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर सकते हो। लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ केमिकल की नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल वाली नहीं होनी चाहिए, और जितने भी जो हज़ार्ड्स होते हैं, जो डेंजरस हज़ार्ड्स होते हैं, उनकी वो इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं आप उसको, वो लाइसेंस फ्री है, और सिर्फ ये जो 3-4 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन। 1991 से पहले जितनी भी प्राइवेट फर्म्स थी या प्राइवेट कंपनीज थी या प्राइवेट सेक्टर्स थे, उनको अलाउ नहीं था कि वो इंडिया की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकें। वो अपना ही काम करते थे, लेकिन वो इंडिया की इकोनॉमी में एज अ
इम्पॉर्टेंट रोल नहीं निभाते थे। तो उसके बाद 1991 के बाद गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप भाई हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं प्राइवेटाइजेशन को कि अब आप इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अब आप अपने हिसाब से अपनी तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरी कंट्री से भी बिज़नेस कर सकते हो और आप चाहो तो विद इन द कंट्री भी दूसरी स्टेट्स या कहीं और से आप बिज़नेस कर सकते हो। तो प्राइवेटाइजेशन हमने उनको छूट दे दी प्राइवेट वालों को कि आप अब अपनी मर्जी से इकोनॉमी में हमारी कंट्री की इन्वेस्ट या पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ग्लोबलाइजेशन क्या था कि भाई हमने दूसरी कंट्रीज से, हम लोग पहले सिर्फ इंग्लैंड और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, क्योंकि उससे जस्ट थोड़े कुछ टाइम पहले ही हमको इंडिपेंडेंस मिला था और हम सेटल हो ही रहे थे और इतने में ये 1991 की क्राइसिस आ गई। तो हमको इतना नॉलेज नहीं था कि हम दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। तो हमने ग्लोबलाइजेशन दिया कि भाई अब जो हमारी कंट्री है वो दूसरी कंट्रीज से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, नेपाल एसेक्ट्रा जितनी भी रिच कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। हमने जितनी भी बैरियर्स या जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं जो हमने लगा रखी थी, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, वो सारे हमने अपनी कंट्री के लिए हटा दिए और हमने अपनी कंट्री को ग्लोबलाइज कर दिया। ग्लोबलाइज मतलब पूरे ग्लोब में आप कहीं भी किसी के साथ भी ट्रेडिंग का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। तो ये 3 पॉलिसीज़ लगाई थी उन्होंने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG वाली। अब इसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कहते हैं और पब्लिक सेक्टर पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या बोल रहा है कि भाई लाइसेंस राज एंड इंस्पेक्टर राज व रिमूव्ड। वही कि जो लाइसेंस था कि भाई लाइसेंस राज था कि भाई हर इंडस्ट्री को, कोई भी काम कर रहे हो आप, कुछ भी बिजनेस है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, तो वो हमने हटा दिया। इंस्पेक्टर राज मतलब कि जब लाइसेंस लगता था तो जो बीच में जो इंस्पेक्टर्स होते थे या फिर जो भी जो हेड होते थे वो अपनी कमीशंस लेते थे कि भाई हमको भी कमीशन चाहिए और आप बिना उसके ना लाइसेंस नहीं, हम आपके लिए लाइसेंस बनवाएंगे नहीं। तो वो चीज़ भी लिबरलाइजेशन आने के बाद उन्होंने ख़त्म कर दी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज अबॉलिश्ड कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लाइसेंस नहीं लगेगा और ना ही कोई और दूसरा काम करने के ऊपर लाइसेंस लगेगा। मेजर्स वर टेकन टू एज डेमोक्रेटिक सप्लाई कॉन्स्टेंट। डेमोक्रेटिक सप्लाई, डेमोक्रेटिक सप्लाई मतलब कि हमने मेजर्स लिए, हमने कुछ ऐसी स्टेप्स उठाए जिससे कि जो सप्लाई हो रही है किसी भी चीज़ की वो डेमोक्रेटिकली हो। डेमोक्रेटिकली मतलब कि भाई वो फ्री और एंड फेयर हो, उसमें कोई बीच में से कोई चोरी ना हो या फिर कोई बायस ना हो किसी चीज़ को, सब कुछ फ्री और फेयर हो कि भाई हर किसी को मौका मिलना चाहिए हर चीज़ सप्लाई करने का, ओनली अदर देन द केमिकल, एल्कोहल एंड द हैजार्डियस प्रोडक्ट्स। मेजर्स वर टेकन टू सरप्लस इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हों हमारे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हमारे, उसके लिए भी हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, बहुत सारे कदम लिए। पॉलिसीज़, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए लाइसेंस जब हमने हटा दिया तो हमने ये कोशिश करी कि भाई हम जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं हम उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें। ये हमारे हो गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर जिसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स की भाई ग्लोबलाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं हम या फिर हम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें क्या था, टू मेक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव रुपीज़ वर डिवैल्यूड बाय 20%। एक्सपोर्ट करने के लिए हमको एक्सपोर्ट मतलब सेल करने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट्स को, हमारे जो प्रोडक्ट्स या फिर हम जिसको गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं, उसको सेल करने के लिए हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू थी उसको हमने 20% से गिरा दिया कि भाई 20% तक हमने अपनी रुपीज़ की वैल्यू को कम कर दिया, जिससे कि हमारा जो सेल है, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है वो दूसरी कंट्रीज़ में जा सके और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके और हमारा ट्रेड शुरू हो सके।
लाइसेंसिंग कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन ऑन एक्सपोर्ट्स व इरेज्ड। अब ये जब एक्सपोर्ट्स होते थे तो उस टाइम पे भी लाइसेंसिंग का और एक्साइज का टैक्सेस लगने का 1991 से पहले रूल था कि भाई जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए कि आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको एक्साइज देनी पड़ेगी, आपको टैक्सेस, थाउजेंड्स ऑफ टाइप के टैक्सेस थे, आपको ये सब देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी उन्होंने हटा दी कि भाई जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आपको किसी प्रकार की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपको किसी भी प्रकार की टैक्सेस या फिर जो एक्साइज ड्यूटीज़ हैं वो देनी पड़ेंगी। मतलब बहुत सारे नहीं, जो बेसिक टैक्स होता है, जो सेस होता है, जो सेस है वो तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो अननेसेसरी की जो चार्जेस है, शिपिंग चार्जेस हुए, कम्युनिकेशन चार्जेस हुए या फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस हुए, शिप से इधर लाना ले जाना या प्लेन से या बाय ट्रेन, ये रोड टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर के जितने भी टैक्स थे वो उन्होंने हटा दिए कि भाई ये एक्सपोर्ट के टाइम पे नहीं होंगे। तो ये दो जो थे ये हमारे ग्लोबलाइजेशन का पार्ट थे जो हमने 1991 की जो रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं उसमें हमने बनाए थे। नाउ अब प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनको FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने लगे। हमने FDI को बोला कि भाई अब हम आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो थे हमने उनमें इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट किया। जितना भी इनकम हमें आता था यहाँ से और ये इंडस्ट्रियल और प्राइवेट कंपनी से, हमने वो इनकम FDI में इन्वेस्ट करनी स्टार्ट करी कि भाई हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, public sector companies were given more operational freedom to scale and make bigger contributions to the economy। public sectors की जितनी भी कंपनीज थी उनको हमने फ्रीडम दी, उनको हमने चांस दिया, उनको मौका दिया कि आप कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सको और आप जितना ज़्यादा हो सके बिगर प्रॉफिट हमारी कंट्री के लिए लेकर आओ या बनाओ। तो ये प्राइवेटाइजेशन का हमारा एक फॉर्मूला था या एक रिफॉर्म था जो कंट्री ने बनाया था। लिबरलाइजेशन फ्री कर दिया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन फ्री इन द सेंस कि हमने लाइसेंसिंग को बंद कर दिया, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जितनी भी लाइसेंस लगती थी उनको हमने बंद कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में हमने प्राइवेट कंपनीज़ को मौका दिया आप कंट्री को कंट्रीब्यूट करो, और ग्लोबलाइजेशन में हमने ऑल ओवर ग्लोब से हमारी जो ट्रेडिंग चीज़ें, जो ट्रेडिंग बिजनेस हैं वो हमने स्टार्ट कर दिया। ऑल ओवर ग्लोब मीन्स कि भाई दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अब ये तो हमारी पॉलिसीज़ हो गई। अब इन पॉलिसीज़ जब आई उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारी कंट्री की इकनॉमी पे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ड्यू टू द इंक्रीज्ड जॉब क्रिएशन। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर पर्सन के हिसाब से कितनी इनकम हमको आने लगी, ये हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि जो जॉब है वो बढ़ने लगी, जॉब क्रिएशंस होने लगे। जॉब क्रिएशंस कैसे होने लगे? क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन किया। उस चीज़ की वजह से ये जो प्राइवेट कंपनीज़ वाले थे ये जॉब देने लगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी जो लेबर्स होते थे या फिर जो रूरल पीपल्स होते थे उनको भी छोटी मोटी जो जॉब है वो करने का मौका मिला। एंड प्राइवेट कंपनीज़ भी अपने जो हैं लोगों को इनवाइट करती थी कि भाई आप हमारे कंपनीज़ में आके जॉब करो, क्योंकि पहले जो था सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही रूल करती थी और उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी गवर्नमेंट कंपनीज़ में कि भाई हर किसी को मौका नहीं मिल सकता था। जो कम पढ़े लिखे, लेस एजुकेटेड होते थे या लेस स्किल्स वाले लोग होते थे उनको गवर्नमेंट में
मौका नहीं मिलता था। तो उस टाइम पे एलपीजी के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने जॉब्स को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब फोकस किया और जॉब बनाना स्टार्ट कर दिया, जॉब क्रिएशन स्टार्ट करे। इस वजह से जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन के ऊपर कितनी इनकम आने लगी, वो चीज़ हमारी इंक्रीज़ होने लगी। जो पॉवर्टी में लोग रह रहे थे, जो अनएडुकेटेड पीपल्स थे, उनको भी यहाँ तक कि जॉब मिलने लगी, लेबर क्लास और उन सबको। तो उस वजह से जो इनकम है हमारी कंट्री की वो बढ़ने लगी। बिल्ड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। अब हमको पता है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हम दूसरी कंट्रीज से जॉब करने गए। हमने ऑस्ट्रेलिया से किया, हमने यूएस से किया, हमने चाइना, सब जगह से हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो जो ये रिलेशंस हैं हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो अच्छे होने लगे। वहाँ से भी हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, हमारे प्राइवेट कंपनीज़ वहाँ पे भी सेटल होने लगी। वहाँ के लोग, हम लोग वहाँ जाके काम करने लगे, यहाँ से लोग यहाँ हमारी कंट्री में आके काम करने लगे। तो जो रिलेशंस हैं हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के, वो बढ़ने लगे। एक्सटेंशन ट्रेड बैरियर्स इज़ लिफ्टेड। ट्रेड बैरियर्स मतलब जो भी हमने रुकावटें ला रखी थी कि भाई इस स्पेसिफिक एरिया के बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते, या इंडिया से बाहर जाके, या फिर सिर्फ एक इसी पर्टिकुलर कंट्री से आप ट्रेड करोगे, वो जितने भी बैरियर्स थे वो सारे हमने हटा दिए थे कि आप कोई भी कंट्री से, किसी भी कंट्री से आप जाके ट्रेड कर सकते हो। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड द रेवेन्यूज़ अर्नड इन अ मोर प्रोडक्टिव वे। और गवर्नमेंट जो है जितने भी रेवेन्यूज़ मिलते थे, रेवेन्यूज़ मतलब जितना भी प्रॉफिट आता था हमारे पास, वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में यूज़ करती थी। प्रोडक्टिव वे में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, उन्होंने रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें बनाई जिससे कि प्राइवेट कंपनीज़ वालों को एडवांटेज मिले, या फिर ग्लोबलाइजेशन बढ़े हमारा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा कंपनी का तो ऑब्वियस सी बात है टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे हमारी कंपनी में, कंट्री में, और ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये सारा जितना भी प्रॉफिट, जितना भी रेवेन्यू था, गवर्नमेंट ने उसको प्रोडक्टिव वे में कि भाई ऐसे इस तरीके से यूज़ करें कि भाई इस रेवेन्यू से हमें प्रोडक्शन मिले। प्रोडक्शन मतलब कि भाई अगर हम ये रेवेन्यू कहीं लगा रहे हैं, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगा रहे हैं, तो हमको इन रिटर्न उसको बनाने के लिए या उस चीज़ को करने के लिए कुछ इन रिटर्न हमको मिले। उन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई, उन्होंने मशीनरीज बाहर से लेकर आए, जिससे कि जो लेबर वर्क है वो थोड़ा कम हो गया, या जो बर्डन्स आता था लेबर्स के ऊपर या लोगों के ऊपर कि भाई पहले वो ईंट पत्थर उठा के लेके जाते थे, अब सब कुछ मशीनरीज के थ्रू होता है, तो वो थोड़ा सा उनको ईजी बनाया। तो हमने प्रोडक्टिव वे में जितना भी रेवेन्यू प्रॉफिट मिलता था वो हमने यूज़ किया। तो ये सारे कुछ इम्पैक्ट थे, ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे जो एलपीजी पॉलिसी 1991 आने के बाद हमारी कंट्री में आए। अब ये बोल रहा है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या होता है। ये एक लास्ट टॉपिक है बस हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है सरप्लस का मतलब होता है यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब हमारे कितने एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो ज़्यादा हैं हमारे इंपोर्ट से, कि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मोर देन हमारे इंपोर्ट हैं, कि भाई चीज़ें हमने सेल ज़्यादा करी हैं इन कंपैरिजन टू चीज़ें हमने परचेज़ कम करी हैं। हम परचेज़ करेंगे तो रुपीज़ जो है वो नेगेटिव मतलब बाहर चला जाएगा, और जब हम सेल करेंगे तो जो हमारा रुपीज़ है वो पॉजिटिव मतलब हमारे पास आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा सरप्लस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सरप्लस। तो ये एक तरीके से हमारा प्रॉफिट है या फिर हमको गेन हुआ है, हमको फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का सरप्लस हो गया। अब ये क्या होता है बताया मैंने कि भाई इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। कंट्री माइट इवन लैंड आउटसाइड इट्स बॉर्डर। अब ये क्या बोल रहा है, जब हमारे पास सरप्लस ज़्यादा होगा तो हमारी जो कंट्री है, जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ हैं, डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ मतलब हमारी कंट्री के अंदर अंदर रहकर जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनको हम प्रॉपर अमाउंट प्रोवाइड करवा सके। जहाँ पर कमी आ रही है, अगर हमारे पास अच्छा सरप्लस है, अच्छा प्रॉफिट और गेन या फिर हुआ है हमें,
तो हम अपने डोमेस्टिक एरियाज़ जो है हमारी कंट्रीज़ के, उनको हम सबसे फर्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको हम मनी प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट, अब जब पूरी कंट्री में हमने डोमेस्टिकली जो मनी है उसका फ्लो कर दिया है, तो हम आउट ऑफ द कंट्रीज़ बॉर्डर, कंट्रीज़ के बाहर भी हम मनीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या जो छोटी कंट्रीज़ हैं श्रीलंका, उनको भी हम एक तरीके से बोरोइंग्स या फिर एक तरीके से लोन दे सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट या सरप्लस ज़्यादा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो भी हमारे पास सरप्लस बचेगा, वो सरप्लस पहले सबसे फर्स्ट तो हम अपनी कंट्रीज़ की डोमेस्टिक में ही देंगे कि भाई जितनी भी हमारी कंट्रीज़ को ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक स्टेट है, कोई स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ देंगे। उसके बाद भी अगर हमारे पास इनफ सरप्लस बच जाता है, तो अगर कोई दूसरी कंट्री है जो छोटी कंट्री है या जो कंट्री जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं चल रही है, तो हम उनको भी वो है जो एज अ लोन के रूप में वो जो सरप्लस है हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की 1991 की, कि भाई रीजंस हमने देखे कि क्या क्या रीजंस थे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, क्राइसिस के, कि भाई 1991 में जो ये आपदा आई है हमारे ऊपर, फाइनेंशियल क्राइसिस आई है वो, फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत टाइम तक तो नज़रअंदाज किया इस चीज़ों को, कि उन्होंने देखा कि भाई हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और रातों रात ही क्राइसिस नहीं हुई, ये सालों से चल रही थी, बहुत टाइम से, 10 साल 12 साल से, लेकिन हमको एट द एंड ऑफ द डे जाके हमें ये चीज़ पता लगी कि अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का पैसा बचा है हमारी कंट्री में, उसके आगे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मनी नहीं है हम पेमेंट्स कर सकें। फिर उसके बाद उन्होंने लोन्स लेने स्टार्ट किए, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, उन्होंने बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड से लोन लिया, उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लिया, और उस लोन के रिटर्न में उन्होंने उनको गोल्ड्स दिया। जो गोल्ड हमारी कंट्रीज़ में पड़ा था, कि वो जो पुराने जो राजा महाराजा के टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत गोल्ड बचा था, ब्रिटिशर्स से पहले का जितना भी था, वो सारा गोल्ड हमने उन बैंक्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब एज अ सिक्योरिटी के रूप में उनको दिया, और उनसे 600 मिलियंस या फिर 2.2 बिलियंस जो अमाउंट है वो हमने उधारी पे, डेट पे लिया। अब उस वजह से जो हमारा डेट है वो फिर से बढ़ने लगा था, जो हमारी उधारी है वो बढ़ने लगी थी कि भाई अब ये जो लोन लिया है इसको चुकाएंगे कैसे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने LPG पॉलिसीज़ बनाई, LPG पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कि भाई हम लिबरल कर दें, हम फ्री कर दें इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग से, कि हम उनके ऊपर लाइसेंस ना लगाएं, हम प्राइवेटाइजेशन कर दें, प्राइवेट कंपनीज़ को मौका दें, उनको मोटिवेट करें कि आप अपनी तरफ से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, और ग्लोबलाइजेशन कर दें कि भाई हम ऑल ओवर ग्लोब जो है हमारी कंट्री से ट्रेड करें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।